Assalamu alaikum, this is Abdul Munif. In our previous session, we have gone through the basics of nature of light, that what light is, what is the basic definition, how can we describe light, how light travels, how can we discuss the speed of light and sources of light. These were all basics that were dealt in our previous sessions. Now we are going to study or going to discuss certain historical points according to light. Starting from the basics, the first light that were observed by the people was fire. But it was very difficult to transport fire from one place to another. Afterwards, the Greek discovered the candles and kerosene lamps that were used to walk or to go in the caves. Then a scientist named as Euclid has started a new vision to see the light, and it was the basics of electricity. He told us that light is emitted in the form of tiny rectangular threads. These are the thread light structures. These waves are thread light structures that are emitted from our eyes. ये वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी आंखों से निकलते हैं और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है. दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूक्लिड, जो कि बाद में गलत साबित होता है, क्योंकि अभी हमें पता है कि जो चीज़ हमें नज़र आती है वो फिनोमेना क्या होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारे रेटिना तक पहुंचती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है. नाउ देयर आर टू फिनोमेना, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सोर्सेज आपके जो है ल्यूमिनस भी हो सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकते हैं. कुछ की लाइट अपनी होती है, जैसे कि सन हो गया, उसकी अपनी लाइट है, इस वजह से वो हमें नज़र आ रहा है. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, यानी कि सन से जब लाइट आती है, लेट सपोज हमारे घर की चेयर्स के ऊपर, that are reflected from that object and comes to our retina and we can observe, we can see that chair. Then comes Ibn al-Haytham and contradicts the Euclid phenomena of light. He says that the light comes from the object, not from the eyes. Object से itself light emit out होती है, आंखों से light नहीं निकलती. That was the contradiction between Euclid and Ibn al-Haytham. Then comes the Galileo and he tried to observe the speed of light, that how light travels, what is the speed of light. Somehow he was not successful in doing that, but he tried to do so. Starting थी इसकी स्पीड ऑफ लाइट को देखने के लिए, जो कि हमें पता है आजकल के 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट ट्रेवल करती है, तो उसकी स्टार्टिंग जब हुई थी हमें पता नहीं था. काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम आराम आराम से गिरते संभलते समझने के काबिल हुए हैं. तो उनमें से स्पीड ऑफ लाइट भी एक फिनोमेना है, लाइट खुद एक फिनोमेना है. इसके बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट आए गैलीलियो के बाद, लेकिन एक न्यूटन आता है हमारे पास, और न्यूटन ने कहा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स. लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है. इट इज़ लाइक टेनिस बॉल दैट कैन रिफ्लेक्ट, दैट कैन रिफ्रैक्ट. वही फिनोमेना हमें फिर जो है उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ साइंसदानों ने बताए भी. कुछ साइंसदान ऐसे थे जो जिसने इसको सेकंड किया, दैट वाज लाइक हर्ट्ज, प्लैंक, आइंस्टाइन, जिसने सेकंड किया हाइजन की इस थ्योरी को, सॉरी न्यूटन की इस थ्योरी को, और ये थ्योरी काफ़ी हद तक अपने दौर में कामयाब हुई. लेकिन देन कम्स द हाइजन. हाइजन ने कहा कि लाइट इज़ अ वेव, कॉन्ट्रडिक्टेड टू द न्यूटन्स थ्योरी. न्यूटन वहाँ पे एक पाई के साइंटिस्ट हैं, पाई के साइंटिस्ट होने के बावजूद हाइजन ने उनको चैलेंज किया, एंड हियर कम्स द लाइट इज अ वेव. नाउ देर आर ऑल्सो सम साइंटिस्ट दैट सेकेंड द हाइजन्स थ्योरी ऑफ वेव. दैट वाज एरागो, फ्रेस्नेल, यंग. जिन साइंसदानों ने
हाइजेंस की थ्योरी को माना और इसी थ्योरी को आगे परसीव किया, बल्कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की। देन लास्टली हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, दैट वाज डी ब्रगली। डी ब्रॉगली जो है उन्होंने बताया कि वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होता है। वेव जो है कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और पार्टिकल कभी कभी वेव की तरह बिहेव कर सकती है। बेसिकली ही सेड दैट लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, दो नेचर हैं उसके, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो आए और लाइट के हवाले से उन्होंने थ्योरीज पेश की, लेकिन हम इस अपने चैप्टर में सिर्फ 3 बेसिक थ्योरीज को पढ़ेंगे। वैसे तो बेसिक थ्योरी हमारे पास 4 आती हैं, हम 3 पढ़ेंगे, चौथी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँगा। फर्स्ट जो थ्योरी हमारे पास, दैट इज़ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। Newton corpuscle theory was presented in 1675 and he said that light is emitted from a luminous body। कोई भी जलती हुई चीज से जो है लाइट एमिट आउट होती है। देन कार्पसल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जितने भी कार्पसल्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। जैसे कि ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे एक ग्लोइंग बल्ब आपको नज़र आ रहा है और इसमें जो कार्पस्कुलर्स नज़र आ रहे हैं, हमें ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दैट आर इन स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन में कार्पसल्स ट्रेवल करते हैं। देन इट वॉज वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट। ये आपका एक्सपेरिमेंट बना था। नाउ वी हैव द प्लेट्स, 3 प्लेट्स इन द सेम लाइन, और इनके दरमियान में एक छोटा सा सुराख किया गया, एक छोटा सा होल किया गया, एंड वी पुट हेयर द कैंडल। जब कैंडल को दूसरी तरफ से देखा गया तो हमें एक रोशनी नजर आई इस छोटे से दरीचे से, और वो कैंडल भी हमें नजर आ रही थी। अगरचे ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र ना करती और सीधा आके थोड़ा सा टिल्ट हो जाती तो क्या होता, इस कार्डबोर्ड में लगती जाके और कैंडल की तरफ ना जाती, जिसकी वजह ये बनती, जिसका कॉज ये बनता, जिसका रिजल्ट ये बनता कि हमें ये कैंडल नज़र नहीं आती। बट दैट वॉज नॉट आवर प्रिडिक्शंस, और प्रिडिक्शंस हमारी क्या थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और हमारी प्रिडिक्शंस यहाँ पे सही हुई। Then the second point of this theory was velocity of light in denser medium। denser क्या होता है and what is the rare medium। denser और rare medium होते क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए। Let's suppose we have two object of same size। दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास सेम साइज के, एक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, एक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसी साइज में, लेट सपोज इसी साइज का हमारे पास एक पार्टिकल है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं, और इसी साइज का एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हैं। तो जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो जो ज़्यादा गाढ़ा होगा दैट इज़ नोन एज डेंसर मीडियम, और जो जिसमें दूर दूर पार्टिकल्स मौजूद होंगे दैट इज़ नोन एज रेयर मीडियम। जैसे कि हवा है, दूर दूर पार्टिकल्स मौजूद हैं, रेयर मीडियम है। इससे ज़्यादा डेंसर क्या है, आपके पास वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े करीब करीब होते हैं तो डेंसर है। इससे ज़्यादा डेंस क्या चीज़ होगी, आपके पास नॉर्मल जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं वो ज़्यादा डेंस होता है। तो डेंसर मीडियम जितने होंगे उनमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, और जितने रेयर मीडियम होंगे दैट स्पीड ऑफ मीडियम will be low in that mediums। Like here we have the example, this is air and this is water। So he said that एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी, और वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी कम होगी, जो कि ये आपका पोस्टुलेट जो है गलत साबित हुआ है। अभी हम इसको पढ़ सकते हैं कि ये गलत चीज़ थी। Thirdly, he said that different sizes of corpuscles produces different colors। Like the corpuscle of larger size produce different colors than the corpuscle of small size। साइज के एतबार से आपके कलर चेंज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 7 डिफरेंट लाइट के कलर्स हैं जो विजिबल लाइट में आते हैं। तो ये जो लाइट के कलर हैं, ही सेड दैट ये लाइट के कलर जो हैं दीज आर डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ कार्पसल। कार्पसल के साइज पे डिपेंड करते हैं, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। तो ये इनकी लिमिटेशंस थी, दो गलत साबित हुए इनके यहाँ पे दोनों पोस्टुलेट।
सो दिस थ्योरी सपोर्टेड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन। हाँ, रिफ्लेक्शन को इन्होंने प्रोपगेट किया सही तरीके से। लाइक के एक टेनिस बॉल है, अगर मैं यहाँ पे फेंकता हूँ तो ये लग के वापस दोबारा वापस जाता है, और यही फिनोमेना हमें नज़र आता है लाइट के अंदर। तो रिफ्लेक्शन को भी इन्होंने देखा, रिफ्रैक्शन हल्का सा टिल्ट आउट पानी में अगर मैं कोई चीज़ फेंकता हूँ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो आपकी रिफ्रैक्शन हो रही है। और अगर कोई मीडियम ना हो, लेट सपोज एयर भी ना हो, तो उस चीज़ को कहा जाता है वैक्यूम, जो कि आपके खला में मौजूद है, स्पेस में मौजूद है। वैक्यूम कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं होती, कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, दैट इज़ नोन एज वैक्यूम। तो यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह आपको सही तरीके से समझने में आ जाती है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इट कैन नॉट गिव द फिनोमिना एनी assumption about the phenomena of interference, about the phenomena of diffraction। इंटरफेरेंस क्या होती है? जब वेव आपस में मिलती हैं, दो वेव्स, तो उनका रिजल्टेंट वेव क्या बनती है, वो बेसिकली इंटरफेरेंस है। वो इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर में आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिल वक्त उन्होंने यही कहा कि ये आपका फिनोमेना यहाँ पे समझ में नहीं आता, उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं सकी ये थ्योरी। देन कम्स द हाइजेंस वेव थ्योरी 1676, यानी कि एक साल के फ़ौरन बाद आपकी एक थ्योरी होती है, जिसको हाइजन एक साइंटिस्ट है जिसको लेकर आते हैं। एंड ही कॉन्ट्राडिक्टेड द न्यूटन एंड सेड दैट लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव। लाइक न्यूटन सेड दैट इट इज़ इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वेव की शक्ल में, जिस तरीके से ये वेव गिवन है, इसी वेव की शक्ल में लाइट ट्रेवल करती है। सेकेंडली, हमें ये बताया गया था कि उस दौरान 1676 में हमारे पास साउंड वेव मौजूद थी ना, साउंड को एज अ वेव समझा जाता था और उसको बेसिक्स माना जाता था, उसी के हवाले से दूसरी वेव को दरियाफ्त किया जाता था। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए यू नीड सर्टेन मीडियम, आपको मीडियम चाहिए होता है। आपको हवा का मीडियम हो सकता है, चाहे वो आपकी वायर का मीडियम हो, टेलीफोन का मीडियम हो, किसी न किसी किस्म का मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पे इनकी सवालात शुरू हुए कि अगर चाहिए वेव है तो इट नीड सर्टेन काइंड ऑफ मीडियम, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने साबित कर दी कि हाँ मीडियम मौजूद है। वो इस वजह से कि उस दौरान, उस दौर के अंदर ये माना जाता था कि आपके पास पूरी दुनिया के अंदर एक मौजूद है, एक फ्लूइड मौजूद है, दैट इज़ नोन एज ईथर। ईथर उसको माना जाता था। वी कैन नॉट सी ईथर, हमारे पास इतनी सलाहियतें नहीं हैं, बोला जाता था कि ईथर को देख पाएँ, लेकिन हर जगह पे दुनिया में ईथर मौजूद है। जब ईथर मौजूद है तो आपके पास मीडियम मौजूद है, और उसी ईथर में आपकी लाइट ट्रेवल करती है। दैट वॉज सेड बाय हाइजन वेव थ्योरी। तो वहाँ पे तो ये चीज़ कंफर्म हो गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद देयर कम्स अ साइंटिस्ट लाइक यंग, माइकलसन, और उन्होंने ये प्रूव किया कि देयर इज़ नथिंग लाइक ईथर इन दिस वर्ल्ड। इस तरीके से फ्लूइड एक मौजूद है ईथर, लेकिन हाइजन ने अपना आपके सॉरी यंग ने और माइकलसन ने ये प्रूव किया कि ईथर जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। तो ये पोस्टुलेट आपका आगे चल के गलत हो गया। देन ही कम्स टू से दैट वेलोसिटी इज ऑफ लाइट इज लेसर इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में कम होती है, जबकि रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, जो कि बाद में प्रूव हो चुका है और अभी तक इसी चीज़ को माना जाता है। तो एक पोस्टुलेट इनका गलत हुआ था, लेकिन देर आर सर्टन लिमिटेशंस फॉर दिस थ्योरी, लाइक ही कैन नॉट डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। बट ही सपोर्टेड इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न, और इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को इसने प्रूव किया था, इसने बहुत काम किया था इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के अंदर। देन वी हैव द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बाद हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आती है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बेसिकली स्टार्ट हो जाती है जब हम बात करते हैं प्लैंक की। तो प्लैंक बेसिकली इसको स्टार्ट किया उन्होंने, इससे पहले भी साइंसदानों ने काम किया, लेकिन सही तरीके से जिसने काम किया, जिसने इसको अच्छा रुख दिया, दैट वाज प्लैंक। प्लैंक ने कहा कि लाइट इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, ये वेव नहीं होते, ये पार्टिकल नहीं होते। इन्होंने एक नई पूरी डेफिनेशन बता दी लगभग 198 साल के बाद, 198 ईयर्स के बाद, कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एंड ही नेम्ड दैट एनर्जी पैकेट्स एज क्वांटा। क्वांटा होते हैं। क्वांटा इसको क्यों नाम दिया गया कि बिकॉज इट दीज आर
प्रोड्यूस्ड इन ओनली डिस्क्रीट फॉर्म, फ्रिक्शन में नहीं पाए जाएंगे। यहाँ तो आपको एक क्वांटा, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो यहाँ तो आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे, यहाँ तो दो चढ़ेंगे, यहाँ तो तीन चढ़ेंगे, कभी ये नहीं कर सकते कि मैंने 3.5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी हैं, स्टेप्स में ऊपर हूँ। यहाँ तो आप 3 स्टेप्स ऊपर होंगे, यहाँ तो 4 स्टेप्स, 3.5 स्टेप्स नहीं होते कभी भी। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और ये ऑलवेज दीज आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। एक पैकेट मिलेगा, दो पैकेट मिलेगा, तीन पैकेट मिलेंगे। इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में पैकेट मिल सकते हैं आपको, फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि 3.5 पैकेट, 4.5 पैकेट की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। Then he is given the second postulate, like energy is directly proportional to frequency. What is the frequency? Frequency is basically the vibration per unit area. कितना मूव करते हैं कि यूनिट टाइम के अंदर, वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, कितना मूव करते हैं, कितना मूव करते हैं एक यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज बेसिकली दी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ही सेड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई इज़ फॉर एनर्जी एंड एफ इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी। और आपके किताबचों में इसको न्यू एक सिंबल आता है आपके तरफ, उससे डिस्क्राइब किया हुआ होगा। इज इक्वल टू, मुझे पता है कि जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाता हूँ कोई ना कोई इक्वल्स टू के साइन आते हैं। इक्वल्स टू के साइन के साथ साथ हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज एच। एच इज़ बेसिकली द प्लैंक कांस्टेंट, इसने अपने नाम से इसको डिस्क्राइब किया प्लैंक के नाम से। एंड इट इज़ इक्वल टू 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। आपने यूनिट याद रखने हैं मेरा बच्चा, जितने भी आपके पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं या कोई भी वैल्यू आती है फिजिक्स में, आपने यूनिट पे बहुत ध्यान देना है, इसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहा, किसने कहा था? क्वांटम थ्योरी ने। और इसी क्वांटम थ्योरी को आइंस्टाइन ने भी बहुत सराहा, और आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बहुत सारे काम किया, रिलेटिव थ्योरीज भी दी इसके, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक पूरी फील्ड इन फिज़िक्स, वी हैव फील्ड इन फिज़िक्स लाइक क्वांटम फिज़िक्स, पूरी की पूरी एक फील्ड बन गई है। इंशाल्लाह इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लाइक वी हैव टू डिस्कस द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हाउ द लाइट डिस्पर्सेस, व्हाट इज़ EM स्पेक्ट्रम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।